तो गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कोरोना की। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से लोगों से लगातार मास्क लगाने की अपील की जा रही है, लेकिन लोगों के मास्क नहीं लगाने पर बलिया में एसडीएम का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने न सिर्फ बाजार में बल्कि न्यायालय परिसर में लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये वीडियो आज का ही बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं एसडीएम साहब ने इतना पीटा कि लोगों के खून बहने लगे। एसडीएम साहब पुलिस वालों के साथ एक दुकान में घुस गए, दुकानदार पर लाठियां चलानी शुरू कर दी, खींचकर बाहर निकाला गया और जमकर पीटा गया। काफी चोटें आई उन्हें। इतना ही नहीं, एसडीएम साहब ने कोर्ट परिसर में जाकर भी वहां पर बिना मास्क मौजूद लोगों की जमकर पिटाई की, अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस घटना पर जब बलिया के डीएम से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी को भी पिटाई का अधिकार नहीं है, इस मामले में जांच करवाई जाएगी। आप तस्वीर देखिए, ये एसडीएम साहब हैं, दुकान से घसीटकर दो लोगों को निकाला जा रहा है। हालांकि ये दोनों लोग मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने एसडीएम को देखने के बाद मास्क लगाया हो। कॉज अच्छा है, मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या पीटेंगे, इस बेरहमी से पीटेंगे कि लोगों के हाथ फट जाएंगे? अब ये सवाल अहम हो गया है। लेकिन ये जो तस्वीर आई है, देखिए आप एसडीएम को और पुलिस वालों को कैसे पीट रहे हैं। और ये पिटाई केवल शहर में नहीं, तहसील परिसर में भी पीटा गया लोगों को। आप देखिए, एक व्यापारी, उनका हाथ फट गया, उनके साथ किस तरीके से बार बार एसडीएम लाठी चला रहे हैं, पुलिस वाले भी मार रहे हैं। तो मास्क ना पहनने वालों की लाठी से पिटाई की गई। इस बात की चिंता जायज है, एसडीएम इस बात की चिंता करें कि मास्क लोगों को लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसका पालन करवाने के लिए एसडीएम साहब पीटेंगे, इतनी बेरहमी से पीटेंगे कि किसी को खून निकलने लगेगा? और सवाल ये कि एसडीएम को आखिर लाठी चलाने का अधिकार किसने दिया? क्या मास्क नहीं पहनने पर पुलिस लाठी से मारेगी? अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा है, चालान के प्रावधान सरकार ने कर रखे हैं, चालान काटा जा सकता है। उससे भी मन नहीं भरता तो महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। लेकिन पिटाई की वीडियो सामने आए हैं, बेरहमी से पीटा गया है। और जब यही सवाल एबीपी गंगा ने बलिया के डीएम से पूछा तो उन्होंने कहा मास्क लगाने और न लगाने की बात अलग है, लेकिन किसी को पीटने का अधिकार नहीं है और इस मामले की जांच करवाई जाएगी। मेरा भाई आईपी कुमार चौरसिया जी है। हम दोनों लोग दुकान पे बैठे थे तो वो एसडीएम साहब गाड़ी चेक करने के दौरान दो तीन उनके चार पांच गार्ड आए हमारे दुकान पे और गार्ड बोलने लगे कि ये जो क्या कहते हैं रुमाल जो लगाया हो ये अलाउ नहीं है, तुम रुमाल नहीं लगा सकते, तुम मास्क लगाओ। लेकिन हमारे तरफ से विरोध दर्ज किया गया कि नहीं, मास्क रुमाल भी अलाउ है। मिनिस्ट्री ऑफ मतलब होम अफेयर्स के द्वारा भी अलाउ है ये। तो उसके बाद वो कह रहे हैं बहस कर रहे हो, फिर ये होमगार्ड जाके एसडीएम साहब को बुला कर लाए। तो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि बदतमीजी कर रहे हो। फिर वहाँ से हमें दुकान के अंदर से घसीटते हुए बहुत ज़ोरदार मारा, ये मेरा हाथ भी कट गया है। आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, मैं इस पर बात करूँगा और जानकारी करूँगा इसकी। और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था जुर्माने का है और एफआईआर। मैंने कह दिया कि देख करके इस पर कार्रवाई करेंगे और ये आइंदा से ऐसा न हो, ये इंश्योर करेंगे। गोरखपुर में जिला महिला अस्पताल में आज एक महिला ने जमकर हंगामा कर दिया। ये विवाद अस्पताल में भर्ती एक प्रसूता के इलाज को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद प्रसूता के साथ आई महिला और तीमारदारों ने अस्पताल में तैनात सुषमा वर्मा नाम की महिला डॉक्टर से बदसलूकी और हाथापाई शुरू कर दी, जिसकी तस्वीरें वहां पर मौजूद एक स्टाफ ने अपने मोबाइल में कैद कर ली हैं। तो देखिए तस्वीर, गोरखपुर की तस्वीर है जहां पर महिला डॉक्टर से बदसलूकी हुई, हाथापाई हो गई। गोरखपुर में जिला महिला अस्पताल में जमकर हंगामा आज हुआ और वहीं पर मौजूद एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। ये विवाद अस्पताल में भर्ती एक प्रसूता के इलाज के दौरान हुआ था, जिसके बाद प्रसूता के साथ आई महिला और तीमारदारों ने अस्पताल में तैनात सुषमा वर्मा नाम की महिला डॉक्टर से बदसलूकी की, हाथापाई की, जिसकी तस्वीरें वहीं पर मौजूद एक स्टाफ ने बना ली, अपने मोबाइल में कैद कर ली। हालांकि बाद में प्रसूता ने जब एक बच्ची को सकुशल जन्म दिया तब डिलीवरी के बाद परिजनों ने डॉक्टर से मिलकर उन्हें अपनी हरकत के लिए माफी मांग ली। लेकिन पीड़ित डॉक्टर ने इस मामले में किसी भी तरह से समझौता करने से इनकार कर दिया और महिला डॉक्टर की शिकायत पर अब पुलिस ने हाथापाई का आरोप जिन पर लगा है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक प्रेग्नेंट महिला अस्पताल में दाखिल थी
उन्हें कुछ दिक्कतें थी। दिक्कतें तात्कालिक रूप से दूर नहीं हो पा रही थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए महिला और उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, अगर ये देखना है तो जौनपुर से आई इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। देखिए कैसे सरेआम दिनदहाड़े महिला का अपहरण हो रहा है। 15 लोगों ने सरेआम महिला का अपहरण कर लिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वहां पर मौजूद लोग घटना रोकने के बजाय बुत बने रहे। महिला रजिस्ट्री कराने आई थी जो बदमाशों को नागवार गुजरा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वारदात से महज 100 मीटर की दूरी पर एसपी ऑफिस है, लेकिन फिर भी दिन दहाड़े अपहरण की वारदात ने पुलिस महकमों को सवालों के घेरे में डाल दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। तो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जौनपुर की, जहां पर रजिस्ट्री करवाने के लिए महिला पहुंची थी, लेकिन कुछ लोग पहुंच गए। और आप देखिए किस तरीके से इस महिला को जबरन उठाकर ले जाया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह कि तमाम लोग आपको दिख रहे हैं, लेकिन महिला को टांग कर 10 से 15 लोग ले गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। 100 मीटर की दूरी पर एसपी ऑफिस है, वहां से भी उसका भी खौफ इन बदमाशों को नहीं था कि कहीं पुलिस ना आ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था की हालत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या हो चुकी है और किस तरीके से जिसके जो मना रहा है वो उस वारदात को अंजाम दे रहा है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से महिला को उठा के ले जा रहे हैं। तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, कोई हस्तक्षेप कर सकता था, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया और जबरन महिला को उठाकर वहां से ले जाया गया ताकि रजिस्ट्री ना हो। हड़कंप मचा हुआ है, टीम बना दी गई है। गांव में पुलिस को भेजा भी गया था, लेकिन वहां पर वो महिला नहीं मिली। अब सवाल ये कि महिला कहां है, महिला सुरक्षित है भी या नहीं है। और सवाल ये कि इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। 24 घंटे पहले 34 मुसाफिरों के साथ बस हाईजैक हो जाती है। 24 घंटे के बाद भरी भीड़ के बीच से एक महिला को कुछ लोग उठा कर ले जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी। हालांकि हाईजैक वाले मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर दी, लेकिन सवाल यह है कि घटना के बाद जो तेजी पुलिस उत्तर प्रदेश में दिखाती है, घटना को रोकने में वो तेजी आखिर कहां गायब हो चुकी है। और बिकरो कांड के बाद योगी सरकार जैसे अपराधियों पर कहर बनकर टूट पड़ी हो। लगातार हो रही कार्रवाई से माफिया डरे हैं। ऐसी एक और कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर में की है। पुलिस ने कुख्यात मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य नन्हे खां को गांव के बाहर दबोच लिया। इस पर 25,000 का इनाम रखा गया था। नन्हे खां पर मगई नदी की जमीन पर अवैध कब्जा कर मछली पालन करने और नदी पर अवैध पुल के निर्माण करने का आरोप है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर अवैध पुल को ढहाने के साथ ही जमीन के कब्जे को हटाया गया था। तभी से नन्हे खां फरार चल रहा था और पुलिस को इसकी तलाश थी। तो आप देखिए किस तरीके से कि जनपद गाजीपुर में जो आईएस गैंग हैं, मुख्तार अंसारी गैंग के काफ़ी करीबी नन्हे खां हैं, करीबुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इन्होंने अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके और जो स्थानीय नदी थी उस पर स्वयं के पैसे से कब्जा करके मछली पालन के उद्देश्य से पुल बनाया था, जिसको स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने ध्वस्त किया था और इसमें अभियोग पंजीकृत किया था। अभियोग पंजीकृत होने के पश्चात लगातार फरार चल रहे थे। इन पर 25,000 का रिवार्ड घोषित किया गया था। और यूपी में भूमाफिया कितने बेखौफ हैं, हम उसकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट उन्नाव की है, जहां भूमाफिया ने नहर विभाग की जमीन को ही कब्जा करके पाट दिया। उस पर मकान भी बन गया। पूरे मामले पर नहर विभाग के अधिकारियों को जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। उन्नाव में भूमाफिया इतने बेखौफ लगते हैं कि सरकारी जमीन तो छोड़िए, माइनर नहर को भी पाट कर इस पर कब्जा कर लिया और इस पर कई मंजिला इमारतें भी खड़ी कर दी। और ये सब किसी दूर दराज के इलाके में नहीं हुआ, बल्कि लखनऊ सीमा से सटे उन्नाव के सोहरामऊ इलाके में हुआ है। और यही वजह है कि इलाके के सैकड़ों किसानों के खेतों को पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस अवैध कब्जे को लेकर क्षेत्र के कुछ लोगों ने विभाग को चिट्ठी लिखकर अवगत भी कराया, लेकिन नतीजा नहीं निकला।
नवाबगंज वाली नहर से उधर से आई है ये माइनर। इसमें पानी 25-30 सालों से नहीं आ रहा है। ये बीच में इसके किनारे मकान बनवा लिए हैं और आगे दरवाजे पे अपना दरवाज़ा बना लिए, माटी से पटान कर दिए। मैंने शिकायत किया है तो इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहर विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा है। पूरे मामले में नहर विभाग के अधिकारियों को जैसे कुछ पता ही नहीं। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने मौके पर जाकर देखना भी उचित नहीं समझा। हमारे तरफ से हमारे जो जिलेदार हैं, जिलेदारी की तरफ जिलेदारी डीपी से उनको नोटिस भेजी गई है कि आप यथाशीघ्र इसको जो आपने उसको काट रखा है ज़मीन को, उसको जल्द से जल्द खाली करा दें। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सर इसको हम जल्द से जल्द हम खाली कराने की कार्रवाई करें। कितने लोगों को नोटिस दी गई है? 10 लोगों को टोटल नोटिस दी गई है। पूरा मामला जाहिर करता है कि भूमाफिया यहाँ दबंग हो चुके हैं। इन पर किसी भी विभाग की कार्रवाई का कोई असर नहीं। सवाल उठना लाजमी है कि इस तरह अवैध कब्जा करने वाले लोगों को क्या किसी का संरक्षण प्राप्त है? इन्हें एंटी भूमाफिया सेल का भी खौफ क्यों नहीं? एबीपी गंगा के लिए उन्नाव से आशीष गौर की रिपोर्ट। और बरेली में अवैध संबंधों के कारण एक युवती को उसकी मां और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या कर दी। पूरा मामला थाना सुभाष नगर के करेली गांव का बताया जा रहा है। वारदात बीती रात की है जब घर में घुसकर युवती की हत्या कर दी गई। पुलिस की सख्ती से पूछताछ के 3 घंटे के बाद पुलिस ने युवती की मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। तो बरेली की तस्वीर है ये। बरेली में घर में घुसकर युवती की हत्या कर दी गई। मृतका और मृतका की मां दोनों के संबंध एक व्यक्ति से थे जो उसी गांव का रहने वाला था और उसने मृतका की मां के साथ मिलकर अर्ली मॉर्निंग चुपके से इनके घर आया। सभी लोग सो रहे थे। जो मृतका है उसको उसने इशारे से उठाया, चूँकि परिचित थे, उठा के दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ उसकी चुन्नी से उसकी हत्या कर दी। और बात लखनऊ की, जहां पर घर के अंदर बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात निगोहा इलाके की है। यहां बुजुर्ग दंपत्ति के शव घर के अंदर खून से लथपथ पड़े थे और घर के 50 मीटर दूर एक और लाश बरामद हुई। यानी कि 3 हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं ट्रिपल मर्डर की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। अधिकारियों को सूचना मिली तो मौके पर आसपास के थानों की फोर्स के साथ फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच और सर्विलांस सेल को बुलाया गया। फिलहाल बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के पीछे संपत्ति विवाद मुख्य कारण बताया जा रहा है। लखनऊ के निगोहा इलाके में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात हुई है। रायबरेली हाईवे पर यही वो मकान है जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति अकेला रहता था। घर के अंदर जब उनका एक बेटा अंदर गया तो पति पत्नी की लाश खून से सनी हुई कमरे के अंदर पड़ी थी। फिलहाल घटना की जानकारी होने के बाद एडीजी जोन एसएन साबत, आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर हैं। तलाश की जा रही है कि आखिर इस हत्या की वजह क्या थी। फिलहाल इस घर के अंदर पुलिस को अभी तक कोई फोर्स एंट्री यानी जबरन किसी के घुसने का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इतना ही नहीं, इस घर से महज 500 मीटर की दूरी पर एक और तीसरी लाश मिली है जो पास के ही उदयपुर गांव के शत्रुघ्न नामक शख्स की बताई जा रही है। पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि उस तीसरी लाश का इस डबल मर्डर से कोई संबंध नहीं है। तीसरी लाश शत्रुघ्न नामक शख्स के शरीर पर चोट के निशान हैं। आशंका है कि उसकी भी हत्या की गई है, लेकिन 3 से 4 दिन पुरानी लाश है। लिहाजा पुलिस इस हत्या की वजह तलाशने के लिए कि कैसे हत्या हुई है इसके लिए पोस्टमार्टम करवा रही है। लेकिन घर के अंदर बुजुर्ग दंपत्ति की इस हत्याकांड से कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर जो तमाम दावे किए जाते थे वो सवालों के घेरे में हैं। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। इधर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के रीवा से मजदूरों को लेकर दिल्ली हरियाणा जा रहा ट्रक औरैया में सड़क के किनारे खड़े ट्राले में टकरा गया। ट्रक में सवार 19 मजदूर घायल हो गए। वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें सैफई रेफर किया गया। ऐसा नहीं कि हादसा पहली बार हुआ है। कुछ महीने पहले भी ट्रक और डीसीएम की टक्कर में 27 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन प्रशासन ने पहले वाले हादसे से कोई सबक नहीं लिया और एक और हादसा हो गया। फिलहाल घायलों का इलाज करवाया जा रहा है।
देखिए किस तरीके से ये हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायल कई लोग हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और खड़े ट्राले में ट्रक घुस गया जिससे ये लोग टकरा गए। जो घायल हैं उनको सैफई रेफर किया गया है। इटावा की जिला जेल में बंद कैदियों में 77 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीते दिनों जेल में बंद कैदियों की कोरोना जांच करवाई गई थी जिसमें से 77 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले। जेल में इतनी बड़ी संख्या में कैदियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद एसडीएम ने जेल में पहुंचकर कैदियों के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का मुआयना किया। वहीं अब जेल में कोरोना के मामले सामने आने के बाद जेल में बंद बाकी 900 कैदियों की भी कोरोना जाँच करवाने की तैयारी हो रही है। इटावा जिला में इस वक्त कुल 1725 कैदी बंद है। तो इटावा में 77 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जेल में बंद कैदियों की कोरोना जांच हुई। अब परिसर में अलग से कोविड जेल है, लेकिन जिस तरीके से 77 कोरोना पॉजिटिव मिले उसके बाद जेल में हड़कंप मचा हुआ है। आज केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत देश के सबसे साफ सुथरे शहरों की इस साल की लिस्ट जारी कर दी। इसमें मध्य प्रदेश का इंदौर तो लगातार चौथी बार देश के सबसे स्वच्छ शहरों में नंबर 1 है, लेकिन देश के टॉप 10 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश का कोई शहर जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि यूपी के कई शहरों ने स्वच्छता के मामले में पिछले साल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। साल 2020 में देश का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ है, किस शहर को साफ सफाई के मामले में सुधार करना है, इसके लिए आज केंद्र सरकार ने 5वें स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम घोषित कर दिए, जिसमें स्वच्छता के मामले में लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश के शहर इंदौर की बादशाहत बरकरार है। देश के 5 सबसे स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर इंदौर, दूसरे पर गुजरात का सूरत, तीसरे पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई, चौथे पर आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा और 5वें स्थान पर अहमदाबाद रहा। लेकिन देश के टॉप 10 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश का कोई शहर शामिल नहीं है। हालांकि देश में टॉप 20 साफ सुथरे शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों ने जगह बनाई है, जिसमें राजधानी लखनऊ 12वें स्थान पर, जबकि आगरा 16वें स्थान पर, गाजियाबाद 19वें स्थान पर और प्रयागराज 20वें स्थान पर रहा। लेकिन इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम लखनऊ, जिसने स्वच्छता के मामले में बेहतरीन काम करते हुए 121वें स्थान से छलांग लगाते हुए 12वां पायदान हासिल किया। हम लोगों ने इस दिशा में काम किया और सबसे ज़्यादा हम बधाई दूंगी उनको जो हमारे कर्मचारी इस काम में लगे। सबसे ज़्यादा भूमिका उनकी रही। लॉकडाउन में उन्होंने, चाहे हमारे अधिकारी हों या कर्मचारी हों, सभी नगर निगम के सभी लोग, परिवार के सभी सदस्य इस कार्य में लगे। और पिछली बार हमारी रैंकिंग जब हो रही थी तो उस समय हमारे रैंकिंग 121 नंबर पर थी, लेकिन इस बार हम लोग 12वें नंबर पर आए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साफ सफाई के मामले में आगरा ने भी सुधार किया है और पिछले साल 85वें स्थान पर रहने वाली ताज नगरी इस बार देश में 16वें स्थान पर है। आगरा के लिए वास्तव में आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और कि भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण में हुआ, जिसमें 4000 से भी अधिक देशों ने शहरों ने भाग लिया। उसमें हमारा आगरा शहर का 16वां स्थान आया। वाकई ये बहुत बड़ी हमने छलांग लगाई है। अगर मैं 2017 की बात करूं तो 247वां स्थान 2017 में था और 2018 में ये 102वां स्थान मिला हमें और 2019 में 85वां स्थान हमें मिला और 2020 का इस वर्ष का जो स्वच्छता सर्वेक्षण का रिजल्ट आया है उसमें हमने 16वां स्थान प्राप्त किया। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में अमरोहा नगर पालिका को यूपी की सबसे बेहतर काम करने वाली नगर पालिका का सम्मान दिया गया। लेकिन आज बारिश ने यूपी की सबसे बेहतरीन नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी, जब हल्की बारिश से इस सड़कों पर पानी भर गया और लोग गंदे पानी के बीच गुजरते दिखे। अमरोहा की ये तस्वीरें बताती हैं कि भले ही नगर पालिका को सर्वेक्षण में सबसे बेहतर नगर पालिका का तमगा मिल गया हो, लेकिन अब भी अमरोहा समेत उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों को साफ सफाई की दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है, ताकि आने वाले दिनों में स्वच्छता सर्वेक्षण में यूपी के शहर भी इस फहरिस्त में अव्वल नंबर हासिल कर सकें।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगरा जिला प्रशासन ने अनलॉक के तहत 1 सितंबर से स्मारकों को खोलने का फैसला किया है। हालांकि अभी ताजमहल और आगरा फोर्ट को नहीं खोला जाएगा, लेकिन इन्हें छोड़कर सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, इत्माद-दौला, महताब बाग खोलने के आदेश डीएम ने जारी कर दिए हैं। यहां पर आने के लिए लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। हालांकि आदेश के अनुसार यूपी में सरकार के जारी आदेशों के मुताबिक लॉकडाउन में शनिवार और रविवार को ये स्मारक बंद रहेंगे। तो आगरा फोर्ट और ताजमहल के अलावा जो स्मारक हैं उनको खोला जाएगा, लेकिन जो तमाम प्रोटोकॉल हैं उनके पालन के साथ। आगरा टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए राहत की खबर है। हालांकि ये राहत आधी अधूरी नज़र आ रही है, क्योंकि आगरा प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए ताजमहल और आगरा किला को छोड़कर बाकी सभी मॉन्यूमेंट्स को 1 सितंबर से खोलने के निर्देश दिए हैं। दरअसल आगरा प्रशासन ने आज कोविड की समीक्षा के दौरान ये पाया कि आगरा में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है और जो कोविड संक्रमण है उसकी रफ्तार भी काफ़ी कम हो रही है, और जो केसेज हैं उसकी जो संख्या है वो दूसरे शहरों और ज़िलों की तुलना में काफ़ी कम आ रही है। और ऐसे में पिछले लंबे समय से टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग की जो आर्थिक स्थिति है वो भी लगातार खस्ता हो रही है, और यही वजह है कि आगरा किला और ताजमहल छोड़कर बाकी सभी मॉन्यूमेंट्स 1 सितंबर से खोले जाएंगे। इसके लिए बाकायदा एक SOP जारी की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करने के साथ ही कई सारी जो गाइडलाइंस है वो जिला प्रशासन जल्द जारी करेगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।